कक्षा 10 पाठ 6 केंद्र सरकार में आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने राज्यसभा, लोकसभा और व्यवस्थापिका के बारे में पढ़े हैं। हम इस जो केंद्र सरकार का लेसन है, हम उसमें सरकार के तीनों अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 प्रकार के इसमें टॉपिक है। तो व्यवस्थापिका को हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब कार्यपालिका में हम जो राष्ट्रपति हैं उससे प्रारंभ करते हुए हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तक पहुंचेंगे। उसके बाद न्यायपालिका के बारे में हम इस लेसन में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक अपना कार्यपालिका में जो है वो है राष्ट्रपति, यानी देश के राष्ट्रपति का योग्यताएं क्या होती है, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसके पास क्या शक्तियां होती हैं, किस प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां इनके पास होती है। इन सब चीज़ों का रानी राष्ट्रपति का जो अपने 10वीं के टॉपिक, इस 10वीं की किताब में टॉपिक दिया हुआ है, उसमें जितना विस्तार से अध्ययन दिया हुआ है उसका हम एक एक बिंदु का, एक एक शब्द का बारीकी से अध्ययन करते हुए आगे इसमें बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 52 है वो ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो मंत्रिमंडल होता है भारत का, जिसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है, उसकी सहायता जो करते हैं, आखिर में जो साइन करता है उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं कार्यपालिका के द्वारा, उसमें अंतिम रूप से जो विधिक वैधानिक रूप से उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो ये कहता है कि अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा भारत का, और 53 के अनुसार सारी जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती है संवैधानिक रूप से वो राष्ट्रपति में निहित होती है। सारे कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से होने होते हैं, और इन कार्यों को वो अपने जो संविधान में उसको उपबंधों में जो शक्तियाँ दी हुई हैं उसके अनुसार वो अधीनस्थ पदाधिकारियों के सबऑर्डिनेट जो उसके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसके तहत वो उनसे करवा सकता है। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी ये होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद इसकी वास्तविक प्रधान होती है। यानी राष्ट्रपति औपचारिक होता है, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होने होते हैं, लेकिन अन्य जो प्रधानमंत्री और वो मंत्रिपरिषद है वास्तविक प्रधान वो होते हैं। सारे जो निर्णय लेने की शक्तियाँ होती है, होती है, योग्य वो शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी उनके पास होती है, लेकिन संवैधानिक रूप से उसका जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था है राज्यसभा लोकसभा वाली। इसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है, जैसे ब्रिटेन में है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश क्राउन जैसी होती है। जैसे ब्रिटेन में क्राउन होता है वैसी भारत में राष्ट्रपति की स्थिति होती है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में? तो कम से कम पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वो रखता हो। यानी 3 मुख्यतः होनी चाहिए ये चीज़ें। बाकी बहुत सारी और योग्यताएं होती हैं जिसमें डिस्क्वालीफाई हो जाता है, व्यक्ति को नामांकन करता है। तो पहली प्राथमिक जो योग्यताएं हैं वो हैं भारत का नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वो रखता हो। आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी पहले अगर वो किसी पद पर बैठा है तो पहले उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।
वो चाहे भारत सरकार के किसी उपक्रम में हो या फिर राज्य सरकार हो या किसी स्थानीय सरकार या किसी भी ऐसे लाभ के पद पे वो बैठा है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने से पहले उसको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरा इसमें दिया, राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। आगे वो बात तो कि वो सदस्य नहीं रह सकता, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब बात करते हैं निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जो भारत का होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष का यहाँ ये अर्थ है कि जनता उसको सीधा वोट डाल के नहीं चुनती। जनता ने जिन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजा है वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल में वो होते हैं और वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया कहा जाता है। और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। जो यह पद्धति होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वो इस प्रकार से होती है कि इसका एक अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, ध्यान रखें। दूसरा, राज्य विधानसभाओं तथा 70वें में से संविधान संशोधन के संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी राज्य विधानसभाओं के और संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिससे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक निम्नलिखित सूत्र भी है। जब तक ये न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक किसी को भी राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता, नहीं तो दोबारा फिर सेकंड राउंड में उसको वोटिंग होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यही है कि जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और कोई भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो एक एक कैंडिडेट जो लास्ट में रहता है चौथे स्थान पे 4 में से, तो उसको हटा दिया जाता है। फिर 3 के बीच होता है। जो भी जिस भी राउंड में पहले एकल इसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसको राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित माना जाता है। तो इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का जो सूत्र है वो है दिए गए वैध मतों की संख्या, यानी टोटल जो वोट आए हैं उनकी संख्या और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। अब अगर ये कोटा प्राप्त कर लेता है कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार तो वो चुना हुआ माना जाएगा, नहीं तो फिर सेकंड राउंड आएगा, नीचे के उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है, फिर दूसरा राउंड आता है, अगर फिर भी नहीं होता फिर तीसरा राउंड आता है। तो जब तक ये कोटा निर्धारित कोटा इस सूत्र के द्वारा जो निर्धारित कोटा जो उत्तर निकलता है वो कोई भी उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसको निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का न्यूनतम कोटा, यानी दिए गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। मान लो दिए गए वैध मतों की संख्या मान लो 1000 है और चुनने वाले प्रतिनिधि हैं चुनाव में जो खड़े हैं वो हैं 5 और भाग 1000 करोगे तो इसका जो उत्तर निकलेगा, जैसे मान लो कि इसका इस सूत्र से ऐसे में उत्तर निकलता है 50, तो जब तक वो 50 वोट प्राप्त नहीं कर लेगा, उदाहरण के रूप में ये सपोज है, तो तब तक वो उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये जब वोट पड़ते हैं टोटल भारत के राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और यूनियन टेरिटरी के सदस्य जब वोट डालते हैं तब ये फॉर्मूला लगा के और एक उसमें निकाला जाता है न्यूनतम कोटा। तो वो न्यूनतम कोटा जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेते तब तक किसी को भी निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता। नहीं तो ऐसा नहीं होने पर फिर दूसरा राउंड उसमें चलता रहता है, बार बार ऐसे करते हैं और जब तक ये न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक किसी को भी राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं माना जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम इसी में
राष्ट्रपति की कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, इसका महाभियोग पढ़ेंगे, इसको हटाया कैसे जाता है। भाई राष्ट्रपति चुना जाता है तो हटाया भी तो जा सकता है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिंदु आते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।